दोस्तों, विंध्य ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं मध्य प्रदेश के परिचय के जो पार्ट 1, 2, 3 स्टार्ट करे हैं मैंने, उसमें से 1 और 2 कंप्लीट हो चुका है और ये थर्ड जो मध्य प्रदेश का परिचय का पार्ट थर्ड है वो आपके सामने आज मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हमने देखा था कि मध्य प्रदेश में किस तरीके से वर्ष 1947 से लेकर अब तक क्या क्या परिवर्तन आए, ये हमने देखे कि मध्य प्रदेश जो उसकी रूपरेखा थी वो 3 पार्ट में आई हमारे सामने, जो कि क्या थी, वर्ष 1947 से लेकर वर्ष 1956 तक, फिर वर्ष 1956 से लेकर हमारे सामने वर्ष 2000 तक और वर्ष 2000 से लेकर अब तक हमारे सामने मध्य प्रदेश की क्या क्या स्थिति रही। अगर हम रफली देखना चाहें तो ये जो था हमारे पास वर्ष 1947 से लेकर 56 तक, इसका हमने पार्ट फर्स्ट में देखा, उसमें हमने उसका एरिया भी बताया था। आप उसका मैप देखिए तो आपको बहुत कुछ क्लियर होगा कि किस तरीके मध्य प्रदेश का एरिया था। अगर हम देखना चाहें तो कुछ इस तरीके से मध्य प्रदेश का उसमें एरिया था। ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये वाला जो हिस्सा था ये छत्तीसगढ़ में जो अभी चला गया है, ये वाला छत्तीसगढ़ में चला गया। ये वाला जो हिस्सा था ये चला गया आपका महाराष्ट्र में। ये जब राज्य पुनर्गठन आयोग आया तब हमारा ये वाला हिस्सा जो था महाराष्ट्र के अंदर चला गया और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश तब भी बचा हुआ था हमारे पास। तो वर्ष 1956 1 नवंबर 1956 को अपने पास या मध्य प्रदेश के अंदर ये वाला जो हिस्सा था, ये महाराष्ट्र का नीचे वाला बरार, नागपुर और ये वाला हिस्सा हमारा चला गया महाराष्ट्र के अंदर। अब हमारे पास मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के रूप में ये एरिया हमारे पास था। फिर हमने देखा कि 1956 से लेकर 2000 तक क्या अलग अलग चेंजेस हुए। फिर उसके बाद हमारा जो मध्य प्रदेश था और छत्तीसगढ़ 1 नवंबर सन 2000 को अलग हुआ, तो ये वाला छत्तीसगढ़ एक नया राज्य बन गया और ये मध्य प्रदेश एक नया राज्य बना। ये मध्य प्रदेश का पुनर्गठन वापिस हुआ नए रूप में और 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ हमसे अलग हुआ। तो मध्य प्रदेश जो आज हमारे सामने जिस स्थिति में है, वो अगर हम देखें तो वो स्थिति ये है। आज प्रेजेंट में हमारे पास मध्य प्रदेश इस स्थिति में है, ठीक। तो ये मध्य प्रदेश आज हमारे सामने है। अब इसी मध्य प्रदेश के बारे में हम पढ़ना चाह रहे हैं, जो वर्ष 2000 से लेकर 2020 तक मध्य प्रदेश में क्या क्या परिवर्तन हुए, तो उसको हम एक बार एक शॉर्ट तरीके से देखना चाहते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसको आगे। और सबसे पहले क्या हुआ, वर्ष 2003 की बात है। वर्ष 2003 में जब हम वर्ष 2000 की बात करें तो उस समय हमारे पास जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ तो वहाँ पर उसके पास थे 45 जिले और संभाग थे 9, जिसमें उसके बाद किस तरीके से आज प्रेजेंट की स्थिति में हम कहते हैं कि मध्य प्रदेश के पास 52 जिले हैं। तो वो 52 जिले कैसे बने उसकी रूपरेखा हम देखते हैं। तो वर्ष 2003 में 3 नए जिले बने और वो 3 जिले कौन कौन से हैं, अशोकनगर, बुरहानपुर और अनूपपुर। अनूपपुर जो था वो क्या है, शहडोल से अलग करके बनाया गया 2003 के अंदर। अशोकनगर जो है गुना से अलग करके 2003 के अंदर बनाया गया और बुरहानपुर खंडवा से अलग करके, जिसको पूर्वी निमाड़ भी बोला जाता है खंडवा को, उसको हम 2003 में उससे बुरहानपुर वाला इलाका अलग करके उसे बुरहानपुर को एक नया जिला बनाया गया। इस तरीके से 3 नए जिले बने। उसके बाद वर्ष 2008 की बात करते हैं तो वर्ष 2008 में 2 नए जिले बने। वो 2 नए जिले जो थे वो एक था झाबुआ से अलग होकर अलीराजपुर बना, जो कि 17 मई 2008 को बनाया गया, और एक बना था सीधी से अलग होकर सिंगरौली, जो कि 24 मई 2008 को बनाया गया। ये यहाँ पर सिंगरौली, यही वो सिंगरौली है जो हमारे यूं कह सकते हैं कि हमारी ऊर्जा राजधानी कहलाता है। सिंगरौली के अंदर एक बेढ़न नाम की एक जगह है जो हमारी ऊर्जा राजधानी के रूप में जानी जाती है। और ये अलीराजपुर और सिंगरौली जो है, जो 2008 में नए जिले बने, यही हमारे पूर्व और पश्चिम की बॉर्डर है, क्योंकि ये सबसे पूर्वतम जिला है
और ये सबसे पश्चिमतम जिला है अलीराजपुर। तो ये भी आप एक तरीके से कांटेक्ट करके इनको आपस में याद रख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं वर्ष 2008 में ही क्या चेंजेस हुआ ये देखते हैं। तो 14 मई वर्ष 2008। अब मैं ये डेट क्यों लिख रहा हूँ 14 मई 2008? 14 मई की जगह इसको 14 जून लिखना। ये है 14 जून, 14 जून 2008। 14 जून 2008 को क्या हुआ था, एक नए जिले के नए संभाग के रूप में गठन हुआ किसका, शहडोल, शहडोल संभाग। हमने एक डिंडोरी नाम का जिला पढ़ा था जो कि वर्ष 1998 में गठित हुआ था, जो बी.आर. दुबे समिति के अध्यक्षता में जो समिति बनी थी जिला पुनर्गठन आयोग के तहत। तो उसमें 10 जिले बनाए गए जिसमें से 6 जिले मध्य प्रदेश के अंदर स्थित थे, जो डिंडोरी भी उसमें से एक था। वो डिंडोरी पहले सन 2008 में जो शहडोल संभाग बना था, नया संभाग, इसमें डिंडोरी जिला शामिल था। तब डिंडोरी जिला शहडोल संभाग का ही एक हिस्सा हुआ करता था। पर इसी डिंडोरी जिले को वर्ष 2012 में जबलपुर संभाग का एक हिस्सा बना दिया गया। तो जबलपुर संभाग का जिला बना। तो कई बार लोगों को ये डाउट रहता है कि जबलपुर संभाग का हिस्सा है डिंडोरी या शहडोल संभाग का है। तो शहडोल संभाग का था, पर प्रेजेंट में वर्तमान की जो स्थिति हम देखी जाए वो उसमें शहडोल संभाग का नहीं है, वो जबलपुर संभाग का जिला है। क्योंकि सन 2012 से उसे क्या है, सन 2012 में वही डिंडोरी जिला क्या है, जबलपुर संभाग का एक हिस्सा हो गया। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आया। उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब हमने देख लिया कि 3 जिले बने, 2 जिले बने वर्ष 2003 के अंदर, वर्ष 2008 के अंदर। इस तरीके से 50 जिले यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। अब एक और डेट में याद दिलाना चाहता हूँ। एक तो हमने देखा कि 14 जून थी, ठीक है, 14 जून 2008 था। एक ही 2008 के अंदर एक और तारीख है जो 27 अक्टूबर है। इस 27 अक्टूबर 2008 क्यों फेमस है या क्यों जानी जाती है ये डेट? क्योंकि यही वो डेट है जिस दिन हमारे मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जो संभाग था, होशंगाबाद संभाग का नाम परिवर्तन करके, ते डेट कौन सी है, 27 अक्टूबर, 27 अक्टूबर सन 2008। तो होशंगाबाद संभाग का नाम परिवर्तन करके क्या रख दिया गया, नर्मदापुरम संभाग। नर्मदा नदी के नाम पर इस संभाग का नाम रख दिया गया। हमारे मध्य प्रदेश में 2 ऐसे संभाग है जो नदियों के नाम पर है। पहला है नर्मदापुरम संभाग और एक है चंबल संभाग। श्योपुर, मुरैना और भिंड, ये 3 जिले चंबल संभाग के अंतर्गत आते हैं। और नर्मदापुरम संभाग के अंतर्गत आते हैं होशंगाबाद, हरदा और बैतूल। ये 3 जिले नर्मदापुरम संभाग के हिस्से हैं। ठीक है, यहाँ तक हमें ये पूरा समझ में आया। अब उसके बाद और देखते हैं कि किस तरीके से जिले बनाए गए। अब उसके बाद वर्ष 2013 की बात करते हैं। तो वर्ष 2013 में एक नया जिला बनाया गया जो था आगरमालवा। 16 अगस्त वर्ष 2013 इस तारीख को शाहजहांपुर से अलग होकर आगरमालवा जिला बनाया गया। इसमें सुसनेर तहसील, आगर तहसील, इस तरीके से कुछ और 2 तहसील थी जो इसके अंदर मिलवा के वो से 4 तहसील, जो बड़ी तहसीलों को मिलाकर आगरमालवा एक
जिला बनाया गया जो कि वर्ष 2013 में था, और एक वर्ष 2018 में। तो इस तरीके से 45 और 2 45 और 3 48 और 2 50, एक 51 और एक 52। तो आज प्रेजेंट की स्थिति में 52 जिले हमारे मध्य प्रदेश में स्थित हैं। और ये जो 52वां जिला बना था ये था निवाड़ी, जो 1 अक्टूबर 2018 को बनाया गया। इसमें निवाड़ी जो जिला था ये टीकमगढ़ जिले से पृथक करके बनाया गया। और निवाड़ी जिला जो था उसमें टीकमगढ़ जिले की 3 बड़ी तहसील जो थी, ओरछा, एक था पृथ्वीपुर और एक था ओरछा, पृथ्वीपुर और एक था निवाड़ी खुद। तो इस तरीके से 3 तहसीलों को मिलाकर टीकमगढ़ जिले में से 3 तहसीलों को पृथक करके निवाड़ी जिला बनाया गया, जो 1 अक्टूबर 2018 को, और यही सबसे नवीनतम जिला है हमारे 52 में। अभी जब कमलनाथ सरकार थी, अब तो वो जा चुकी है, पर कमलनाथ सरकार जब सरकार में उथल पुथल चल रही थी और उनके इस्तीफे के कुछ दिन पहले की बात है, 1 से 2 दिन पहले, तब उन्होंने 3 नए जिलों की घोषणा कर दी थी। पर किंतु अभी वो सब चीजें परमानेंट रूप से स्थापित नहीं हुई है, इसलिए उनके बारे में हम डिस्कस यहाँ नहीं करना चाहेंगे। उसमें नागदा जो था उसको भी एक जिला घोषित करा, ऐसे करके 2 जिले और अदर हैं उनको भी घोषित किया गया था। पर आज प्रेजेंट में वर्तमान में जो हम क्लियर कट अगर देखना चाहें कि कितने जिले हैं, तो 52 जिले हैं, वो इस तरीके से। और ये उनकी डेट है, कब कब उनका गठन किया गया और क्या क्या उनकी डेट थी। इस तरीके से हम वर्ष 2000 से लेकर वर्ष 2020 तक की हमने पूरी इंफॉर्मेशन देखी। आज वर्तमान में ये स्थिति है। और मध्य प्रदेश आज जो है वो क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का जो है दूसरा सेकेंड सबसे बड़ा राज्य, दूसरा सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से, और जनसंख्या के हिसाब से 5वां राज्य है। अगर जनसंख्या में देखें मध्य प्रदेश तो 5वां राज्य है। ठीक है, पहला क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान है, और यहाँ पर जनसंख्या के हिसाब से पहला देखें तो वो उत्तर प्रदेश है। ठीक, इस तरीके से कुछ इंफॉर्मेशन है। हम आगे और डिस्कस करते हैं कुछ यहाँ पर डाटा। आज वर्तमान में अगर हम मध्य प्रदेश की सीमाओं को देखें तो मध्य प्रदेश किन किन जिलों से अपनी सीमाएं साझा करता है, ये हम देखते हैं। इस तरीके से ये जो टोटल है ये सब 52 जिले हैं। और जो हमारा शहडोल संभाग बना था वो ऐसे मिलाकर संभाग जो टोटल है आज 10 हो चुके हैं। और सबसे नवीनतम 10वां संभाग जो अगर बोला जाए तो वो क्या है, शहडोल संभाग, जो कि वर्ष 2008 में बना था। अब हम बात करते हैं किन किन राज्यों से हमारी सीमाएं टच है। तो हम राजस्थान से देखें तो राजस्थान से मध्य प्रदेश की जो जिले टच है वो कितने हैं, 10 जिले। मध्य प्रदेश के 10 जिले जो है राजस्थान की सीमा से टच है। उसके बाद उत्तर प्रदेश से देखें तो सर्वाधिक यहाँ पे 13 जिले हैं। कई लोगों को यहाँ पर कंफ्यूजन होता है कि ये 14 जिले हैं, 13 नहीं। पर बता देना चाहता हूं कि सीधी जो है, सीधी और सिंगरौली में जैसे सिंगरौली जब अलग हुआ तो सिंगरौली जिला उससे टच है, और सीधी की कुछ बाउंड्री वहां पर टच नहीं हो पाती। वो रीवा और सिंगरौली की सीमाएं उत्तर प्रदेश से टच रहती है, और सीधी थोड़ा सा नीचे रहता है जो उत्तर प्रदेश से टच नहीं हो पाता। तो ये डाउट हमेशा बना रहा है। कई लोग इसको 14 जिले पढ़ते हैं। तो आप अगर क्लियर आप थोड़ा मैप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि 13 जिले वहां से टच है। उसके बाद छत्तीसगढ़ में देखें तो छत्तीसगढ़ में आपके 6 जिले टच हैं मध्य प्रदेश के। ठीक है, और महाराष्ट्र से अगर हम देखें तो 9 जिले टच हैं। गुजरात से देखें तो 2 जिले।
सबसे कम अगर सीमा साझा करने वाला कोई सा राज्य है तो गुजरात है। वो सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला अगर राज्य है तो वो राजस्थान है, ना कि उत्तर प्रदेश। राजस्थान सर्वाधिक सीमा साझा करता है, पर अगर बोल दिया जाए कि सर्वाधिक जिले कौन साझा करता है, सबसे ज्यादा जिले किस राज्य से टच है, तो वो है उत्तर प्रदेश। पर अगर बोल दिया जाए कि लंबाई के हिसाब से सबसे ज्यादा सीमा कौन साझा करता है, तो वो राजस्थान है। आप अगर देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारे कर्व हैं, तो इसके कारण क्या है, राजस्थान से हमारी सबसे ज्यादा सीमा टच होती है। ठीक है, तो सर्वाधिक सीमा किससे टच है, हमारी राजस्थान से, और सर्वाधिक जिले किस राज्य से टच है, तो हमारे क्या है, उत्तर प्रदेश से। तो इस तरीके से हमने यहाँ तक की इंफॉर्मेशन देखी। अब हम ये देखना चाहते हैं कि आगे इसके भी 11वां संभाग और 12वां संभाग ये प्रस्तावित हो चुके हैं। संभाग प्रस्तावित किए जा चुके हैं कि 11वां संभाग क्या बनेगा, तो एक सतपुड़ा संभाग, और एक संभाग रहेगा आपका रतलाम मंदसौर नीमच, इधर के साइड के एरिया को मिला के रतलाम संभाग बनाया जाएगा, 3 जिले अलग से। और इधर जो सतपुड़ा, इधर छिंदवाड़ा, सिवनी, बैतूल, जो नीचे दक्षिणी इलाका है मध्य प्रदेश का, वहां पर ये सतपुड़ा संभाग बनाया जाएगा। तो इस तरीके से ये प्रस्तावित है, अभी बने नहीं है, पर ये प्रस्तावित है, इसलिए कभी कुछ क्वेश्चन आता है तो हम इतना याद रख सकते हैं। अब आगे और देखते हैं कि और मध्य प्रदेश से रिलेटेड क्या ऐसी चीजें हैं जो अभी हमें याद होना चाहिए। एक भौगोलिक दृष्टि से हम एक और डाटा देख लेते हैं। ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है विस्तार, पश्चिम से पूर्व और दक्षिण से उत्तर क्या विस्तार है मध्य प्रदेश का, तो मैंने वहां पर लिखा है कि 74 डिग्री 9 मिनट। तो ये जो पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व लिखा है, तो पश्चिम मध्य प्रदेश का क्या है, ये है, ये क्या है, पूर्व है। फिर यहां पर क्या है, उत्तर है, और यहां पर क्या है, दक्षिण है। अगर देखें हम तो पश्चिम में कितना है, ये जो इधर उन्होंने बताया है, ये पश्चिम की जो हिस्सा है, ये अलीराजपुर जो जिला है उससे ये सीमा टच करती है, कौन सी, पश्चिम वाली, जो कि पूर्वी देशांतर है। और इसका वैल्यू क्या है यहाँ पर, 74 डिग्री 9 मिनट। ये 9 मिनट है। इसको बोलने का तरीका क्या है, ये डिग्री है और ये मिनट है, क्योंकि देशांतर और ये क्या है, इनको मिनटों में बांटा गया है कि 2 देशांतरों के बीच का जो समय रहता है वो 15 मिनट का रहता है। और इस तरीके से काफी कुछ है, वो पूरा एक टॉपिक ही अलग है। पर अभी यहाँ पर अगर आपको पढ़ना है तो ये कैसे पढ़ा जाता है, 74 डिग्री 9 मिनट। तो इस तरीके से इसको पढ़ने का तरीका है। ठीक है, ये कितना हो गया, 74 डिग्री 9 मिनट। ऐसे ही अगर उधर देखना चाहे तो 84 पूर्व में अगर देखना चाहे तो सिंगरौली को जो सीमा हमारी मध्य प्रदेश की खत्म होती है वो 84 डिग्री 48 मिनट। अब ये क्या है, पूर्वी देशांतर। मैंने यहाँ लिख रखा है, इसलिए पूर्वी देशांतर यहाँ अलग से नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैंने क्लियर कर दिया है पूर्वी देशांतर। और मैं यह समझाना चाहूंगा कि इनको कैसे पूर्वी देशांतर बोला और ये उत्तर से दक्षिण को कैसे उत्तरी अक्षांश बोला, ये मैं आपको क्लियर बिल्कुल करूंगा। अब यहां पर जो था ये इलाका, ये आपका कितना है, यहाँ पर मुरैना, ठीक है, यहाँ पर मुरैना जिला टच होता है, ये जो कि उत्तरी है। तो हम पहले दक्षिणी की बात करें तो दक्षिण में क्या है, बुरहानपुर। तो दक्षिण में जो बुरहानपुर है वो कितना है, 21 डिग्री और 6 मिनट। और इसी तरीके से अगर हम ऊपर उत्तरी दिशा में देखना चाहे तो यहाँ कितना है, 26 मिनट और 26 डिग्री 30 मिनट। इस तरीके से ये हमारा उत्तर से दक्षिण विस्तार है, और दक्षिण से उत्तर विस्तार है, और ये पश्चिम से पूर्व की तरफ मध्य प्रदेश का विस्तार है। अब हम ये देखना चाहते हैं, यहाँ पर क्या है, बुरहानपुर, और यहाँ पर क्या है, मुरैना। क्वेश्चन ये भी बनते हैं यहाँ से, सबसे पूर्वी जिला तो सिंगरौली, सबसे पश्चिमी जिला तो अलीराजपुर, सबसे दक्षिणतम बुरहानपुर। इसी बुरहानपुर को दक्षिण का द्वार कहा जाता था। बुरहानपुर में एक जो किला है उसको दक्षिण का द्वार कहा जाता था। कहते थे कि बुरहानपुर के उस किले पर जिसकी विजय हो जाए तो उसके लिए दक्षिण के द्वार खुल जाते थे।
और जो कोई दक्षिण से भी वॉर करने आता था या लड़ाई करने आता था राजा, तो अगर बुरहानपुर जो रहता था वहां पर क्या चढ़ाई बहुत है, तो वो किला क्या है मतलब बहुत चुनौती भरा रहता था कि उस किले पे जिसको विजय पानी है, तो क्योंकि किला हाइट पर था तो दुश्मनों को उस पर वार करने में बहुत तकलीफ होती थी, इसलिए दक्षिण के द्वार के नाम से भी बुरहानपुर प्रसिद्ध है। इस तरीके से अब मुरैना, तो ये क्या है सबसे आपका उत्तरी जिला। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, अगर इसका क्षेत्रफल देखा जाए तो क्षेत्रफल को लेकर हमेशा विवाद रहा है एक छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बीच, क्योंकि जब 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ, तो अभी क्षेत्रफल हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो इसका जो बोला जाता है वो 30, ये एरिया भी कहा जाता है, और एक एरिया आपको ये भी देखने को मिलेगा, एक है 3,08,252 किलोमीटर स्क्वायर और एक है 3,08,245 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये जो 7 किलोमीटर स्क्वायर यहां से यहां तक का अगर देखें तो ये 7 किलोमीटर स्क्वायर का जो ये विवाद बना रहता है, एक्चुअल में हमारा आज ये वाला आपको एरिया पढ़ने को मिलेगा कहीं जगह, और कहीं जगह ये भी पढ़ने को मिलता है। तो हम देख लेते हैं कि दोनों की स्थिति क्या है। ये 7 किलोमीटर का जो डिफरेंस आ रहा है ये विवाद है, और ये विवाद कौन सा है? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच का विवाद है। और ये विवाद किस घाटी को लेकर है? तो वो किरार घाटी है, किरार घाटी। ये सतपुड़ा मेकर श्रेणी में या जो अमरकंटक के पास का हिस्सा है, यहाँ पर क्या है? किरार घाटी है। तो ये किरार घाटी विवाद जो है उसकी वजह से अगर किरार घाटी को मध्य प्रदेश अपने साथ इंक्लूड करता है या क्षेत्रफल को अपने साथ सम्मिलित करके बताना चाहता है, तो फिर मध्य प्रदेश का एरिया क्या रहता है? 30, 82 और 52। कहने का मतलब 3,08,252 किलोमीटर स्क्वायर। और यदि अगर किरार घाटी को सम्मिलित नहीं किया जाए तो मध्य प्रदेश का एरिया क्या रहता है? 3,08,245 किलोमीटर स्क्वायर। तो हमेशा कभी ये याद रखें कि किरार घाटी विवाद किस राज्यों के बीच में है? तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मध्य। इस तरीके से हमने ये क्षेत्रफल के लिए देख लिया। अब हम आगे चलते हैं यहाँ से। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कैसे ये पूर्वी देशांतर और ये उत्तरी देशांतर, उत्तरी अक्षांश, हमने यहाँ पर ये वर्ड यूज करा। तो सबसे पहले एक चीज देखते हैं हम इसके अंदर, हम पूरी एक पृथ्वी बनाते हैं। ये हमारी पृथ्वी बन गई। अब ये जो हमारी पृथ्वी है इसमें क्या है? ये भूमध्य रेखा जिसको इक्वेटर बोलते हैं, ये क्या है? आपकी भूमध्य रेखा। अब उसके बीच में अगर हम यहाँ देखें, जो जिसको 0 डिग्री अक्षांश, ये जो 0 डिग्री ये क्या मानक रेखा है? 0 डिग्री, ये जैसे आप अगर ये देखोगे तो इन्हें क्या बोला जाता है? देशांतर रेखा। ये अक्षांश रेखा है, ठीक है। 0 डिग्री क्या बोला जाता है? इसे अक्षांश। और इसे कहा जाता है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा क्या है? 0 डिग्री, ठीक। अब यहां से हम आगे देखते हैं, ये 0 डिग्री ग्रीनविच लाइन है। इसे क्या कहा जाता है? ग्रीनविच, जो कि लंदन के पास की जगह है, ग्रीनविच लंदन। तो ये पृथ्वी है, यहाँ पर अमेरिका बना है, यहाँ पर यूरोप है, यहाँ पर अफ्रीका है, यहाँ पर इंडिया है। तो इस तरीके से हम देखें तो ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध। ये क्या है? दक्षिण गोलार्ध। और ये क्या है? उत्तरी गोलार्ध। ये क्या है? साउदर्न हेमिस्फीयर। और ये क्या है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब ये साउथ और ये नॉर्थ।
अब भारत जो है वो क्या है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, और ये जो ग्रीनविच लाइन है ये इस हिस्से को पश्चिम और पूर्व में बांटती है, पश्चिम और पूर्व में बांट दिया। और ये जो स्थिति है, ये वाली जो लाइन है, ये बीच वाली लाइन, ये इसको बांट देती है दक्षिण और उत्तर में। याद रखना, मैं इस लाइन की बात करूं तो ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, मैं इस लाइन की बात कर रहा हूं तो ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया। अब जो हमारा मध्य प्रदेश है वो यहां पर स्थित है, इस वाले रीजन में। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ा, पूर्वी देशांतर, कि हमारा मध्य प्रदेश पश्चिम से पूर्व की ओर है, ये क्या है, 0 डिग्री देशांतर रेखा। इसको ग्रीनविच लाइन तो बोलते ही है, इसको आप 0 डिग्री देशांतर रेखा भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जितनी भी खड़ी रेखा है देशांतर रहेगी, जो लॉन्गिट्यूड रहती है, और ये लेटीट्यूड जो रहेगी ये अक्षांश, तो इसको 0 डिग्री, ये जो भूमध्य रेखा है जिसको इक्वेटर भी बोलते हैं, जिसको विषुवत रेखा भी कहा जाता है, इसको 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहा जाता है। तो इधर हम अगर जाएंगे तो पूर्वी हिस्सा रहेगा, हम इधर जाएंगे तो उत्तरी हिस्सा रहेगा, और हमारा जो भारत है, भारत वो यहां पर है। अगर हम देखें तो भारत कहाँ है, यहां पर है, ये हमारा इंडिया है। अब अगर हम देशांतर की बात करें, कि देशांतर रेखा हमने देखी कि 74 डिग्री 9 मिनट और इधर 84 डिग्री 48 मिनट, तो ये वाली देशांतर रेखा है। और क्या बोला, पूर्वी देशांतर, मतलब वो किधर है, पूर्व दिशा में। इसलिए क्या है, भारत इधर ही है तो ये पूर्व बोला, इसलिए देशांतर रेखा है तो है, यहाँ पे और भी है इस तरीके से, तो इसलिए वो किस साइड की रेखा है, पूर्व दिशा की, इस 0 डिग्री ग्रीनविच लाइन के उधर, या 0 डिग्री देशांतर रेखा के उधर, इसलिए इसको पूर्वी देशांतर बोला। देशांतर रेखा इधर भी है, ये पश्चिमी देशांतर रेखा, और ये क्या है, पूर्वी देशांतर। इंडिया इधर है इसलिए पूर्वी देशांतर बोला जाता है। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं कि किस तरीके से उत्तरी अक्षांश बोला। तो अक्षांश रेखाएं जो रहती है वो रहती है लेटीट्यूड, कहने का मतलब ये जो रेखाएं रहती है, ठीक है, इस तरीके से, ये थोड़ा मैंने गलत बना दिया, ये रेखाएं इस तरीके से रहती है। आपने देखा होगा आपके ग्लोब पर कई बार ये इस तरीके से बनी रहती है। तो ये जो रेखा है ये बिल्कुल सर्कल में बनी हुई है। पृथ्वी को अगर देखें हम, किसी भी एक तरबूज को अगर बीच में से हमने काट दिया है, इस तरीके से ये काल्पनिक रेखा है। देशांतर और अक्षांश मतलब लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड, ये क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है, ये कोई इसे हमें दिखती नहीं है, ऐसा अनुभव किया गया है कि इस तरीके से मान लिया गया है कि ये लाइनें यहाँ पर है, और उस तरीके से पूरे पृथ्वी का विभाजन किया है हमने। और अक्षांश और देशांतर रेखा ही ऐसी रेखाएं हैं जिनकी मदद से हम ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जो जीपीएस सिस्टम जो आपका रहता है, ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम जो रहता है, ये जो सिस्टम है ये अक्षांश देशांतर रेखाओं पर ही डिपेंड रहते हैं। ये उन्हीं के माध्यम से हम किसी की पोजीशन प्राप्त कर पाते हैं, तो यही वो रेखा है। ठीक है, हम अब देखते हैं कि वो उत्तरी अक्षांश क्यों कहा। तो उत्तरी अक्षांश इसलिए बोला क्योंकि ये जो अक्षांश रेखा है ये दक्षिणी अक्षांश रेखा है, और ये जो ऊपर वाली रहेगी ये कौन सी रहेगी, उत्तरी अक्षांश रेखा है, ये उत्तर दिशा की रहेगी। इसलिए भारत यहां पर है, तो इधर से अगर देखा जाए तो पूर्वी देशांतर, और इधर से देखा जाए तो उत्तरी अक्षांश। इसलिए हम जो यूज करते हैं इंडिया के लिए, तो इंडिया का ये वाला कोना पड़े या ये वाला कोना पड़े, तो इंडिया के अंदर ही क्या है, मध्य प्रदेश है हमारा, तो हम इधर का हिस्सा पड़े या इधर का हिस्सा पड़े, तो ये पृथ्वी को जो हमने इस लाइन में बांटा है उसके कंपैरिजन में तो ये पूर्व दिशा ही है। अब वो ये हिस्सा होगा तो भी पूर्व है, और ये हिस्सा है तो भी पूर्व है, क्योंकि ये यहां से लेकर यहां तक का हिस्सा जो है ये पूरा पूर्व ही आएगा, तो इसलिए हम इसको पूर्व में गिनते हैं। और पृथ्वी का ये वाला हिस्सा और यहां तक जो हिस्सा है ये वाला डब्बा, तो ये क्या है, उत्तर दिशा में है। इसलिए हम बोलते हैं कि पूरा भारत यहां से लेके यहां तक पूरा उत्तरी होगा, कन्याकुमारी से लेके जम्मू कश्मीर तक।
वो पूरा ही उत्तर दिशा के अंदर ही रहेगा। एक पूरे वर्ल्ड पे पृथ्वी के ऊपर हम अगर इंडिया को देखें, तब अगर हम इंडिया की ही स्टडी कर रहे हैं तो इंडिया जो बनता है हमारा इस तरीके से, अगर हम इंडिया को इस तरीके से देखना चाहें तो ये जो है कन्याकुमारी वाला हिस्सा, ये जम्मू कश्मीर वाला, तो इंडिया के रिस्पेक्ट में ये दक्षिण और ये उत्तर हो सकता है। पर अगर वर्ल्ड मैप पे देखें और अगर हम उसकी पोजीशन बता रहे हैं तो ये उत्तरी अक्षांश ही रहेगा, क्योंकि उत्तर की दिशा की ही अक्षांश के बीच में भारत स्थित है और पूर्वी देशांतर रेखाओं के बीच में ही भारत स्थित है। हमें पश्चिमी देशांतर के अंदर हम आते ही नहीं, यहाँ पे तो साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये मैंने टॉपिक इसलिए क्लियर करा कि ये कई बार सिर्फ रटने से कोई मतलब नहीं, इस चीज को समझा जाए कि एक्चुअल में चीज है क्या। तो इस तरीके से आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद भी अगर यदि आपको कुछ डाउट रहता है तो आप बिल्कुल कमेंट्स बॉक्स में आप लिख सकते हैं, आपको जो भी प्रॉब्लम हो आप क्लियर कर सकते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।